हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक्स अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो जयप्रकाश इंफ्राटेक का जो इशू चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका जो रेजोल्यूशन प्लान जो एनबीसीसी ने प्रेजेंट किया उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और क्या रिलेशन है उसका जयप्रकाश एसोसिएट के साथ उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एनबीसीसी कंपनी के बारे में देखते हैं। इसके लिए चलिए दोस्तों हम लोग मनी कंट्रोल वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक नवरत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है और ये जो अपना कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है इसके काफी सारे प्रोजेक्ट इस पे हैं। ये जो कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो एंगेज्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। और इसके साथ भी काफ़ी सारे इसके काम है। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डेप्ट फ्री कंपनी है, तो ये अच्छी कंपनी है। अगर इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो क्वार्टरली सेल्स है वो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो कंपनी है बीच में एक सितंबर के क्वार्टर में थोड़ा इनका जो प्रॉफिट निगेटिव गया था, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, कोई इशू नहीं है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जो इनका रिजर्व और सरप्लस है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन फिर भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है तो इनको कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट में भी पैसा लगाना पड़ता है जहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो एज ए गवर्नमेंट कंपनी इसका जो बैलेंस शीट है वो अच्छा है। अगर आप रेशियो की बात करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि इनका जो डेप्ट है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0 है, यानी इस कंपनी पे किसी प्रकार का कोई डेप्ट नहीं है। तो डेप्ट फ्री कंस्ट्रक्शन कंपनी होना यह एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले तो 61.75% जो है वो प्रोमोटर के पास है जो कि गवर्नमेंट है, और कोई भी शेयर इनका प्लेस्ड भी नहीं है। एफआईआई के पास 5.79% शेयर है, डीआईएस के पास 17% शेयर है, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उनके पास 7.82% शेयर है, 5.23% म्यूचुअल फंड का इसमें पैसा लगा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यह एक ऐसी कंपनी है जो कि डेप्ट फ्री है, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आप जानते हैं कि स्लो डाउन आया हुआ है। इसके बाद जो कंपनी बचती है दोस्तों वो है जयप्रकाश इंफ्राटेक और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। तो इस दोनों कंपनी पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाके एक बार देख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे का जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं उस रेजोल्यूशन प्लान पे जो एनबीसीसी ने प्रोजेक्ट किया है और अप्रूव भी हुआ है। तो दोस्तों, जेपी इंफ्राटेक का रेजोल्यूशन प्लान आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेट मेंशन है वो 6 मार्च 2020 है, और लेफ्ट साइड में यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ ऊपर में देख सकते हैं ये टोटल 121 पेज का है। तो यह बहुत मुश्किल है कि ये सारे पेज को यहाँ पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करें। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम लोग वही डिस्कस करेंगे और उसी के बारे में यहाँ पे देखेंगे, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ना तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें पहला जो पेज है उसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइलेंट फीचर ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान है। इसमें एक टेबल बना के काफ़ी कुछ दिया है, इसको हम लोग बाद में आएंगे यहाँ पे और इस टेबल को जरूर देखेंगे। इससे पहले हम लोग चलते हैं, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग पेज नंबर 15 पे आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही रेजोल्यूशन प्लान 121 पेज का है इसके, और हम लोग अभी पेज नंबर 15 पे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जजमेंट का डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें जो लिखा गया, इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें ये लिखा गया है कि घर और इंसान जो है वो इनसेपरेबल है। एक घर के बिना इंसान इनकम्प्लीट है, और पुराने जमाने में जो गुफा बना के रहते थे या फिर आज का जो एयर कंडीशन फ्लैट होता है, जो भी हो, पर्पस जो होता है वो फैमिली से होता है और फैमिली लाइफ से ही इसका पर्पस होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो होम बायर्स थे उनके पॉइंट को यहाँ पे रखा गया है और उनके इम्पोर्टेंस को यहाँ पे बताया गया है, और इनको प्रायोरिटी दिया गया है कि इनका काम सही होना ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में दोस्तों इसको अभी रहने देते हैं हम लोग, इसमें बस एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो ये 750 करोड़ है
इसको आप याद रखिए, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अगर तीसरे पॉइंट में देख ले तो यहाँ पे लिखा जा रहा है दोस्तों कि ये जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड है, जिसको JAL भी हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में, और जो उसकी सब्सिडरीज कंपनी है जयप्रकाश इंफ्राटेक लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम लोग JIL भी लिख सकते हैं, ये दोनों जो कंपनी हैं वो सेम प्रमोटर हैं इस कंपनी के। इसके बाद बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो एक प्रपोजल के साथ आई, एक्सप्रेसवे बिटवीन नोएडा एंड आगरा, और इस प्रपोजल में जो सक्सेसफुल बिडर था वो JIL थी। इसका मतलब जयप्रकाश इंफ्राटेक लिमिटेड जो थी वो इसकी सक्सेसफुल बिडर थी। जब JIL सक्सेसफुल बिडर हो गया तो यूपी गवर्नमेंट ने अपना पावर डेलीगेट कर दिया यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी को इस काम को कंप्लीट कराने के लिए। और इस प्रोजेक्ट के लिए यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लैंड एक्वायर किए फार्मर से, और इसके बाद एक एग्रीमेंट भी हुआ बिटवीन YEIDA ऑन बिहाफ ऑफ यूपी गवर्नमेंट एंड JIL के बीच में, जो एक्सप्रेसवे है उसके टोल कलेक्शन से रिलेटेड 36 साल के लिए। इसके साथ साथ एक्सप्रेसवे के एडजेसेंट लैंड को भी एक्वायर किया गया फॉर कमर्शियल पर्पस और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए 90 साल के लीज पर। अकॉर्डिंगली JIL के पास जो है वो दो प्रोजेक्ट आ गया, एक था एक्सप्रेसवे और दूसरा था जो एडजेसेंट लैंड थे उनका कमर्शियल प्रोजेक्ट। अब हम लोग दोस्तों चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं कि उसके बाद JIL ने इस पे काम करना शुरू किया और उसने काफ़ी प्रोजेक्ट फ्लोट किए। रेसिडेंशियल फ्लैट बनाने का काफ़ी सारा प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया। तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी मात्रा में फ्लैट बायर्स आ गए, बुकिंग ओपनिंग हो गई और बहुत सारे बायर जो हैं उन्होंने अपना फ्लैट बुक कर लिया। बट बुरी बात यह हुई कि JIL जो है वो जो लैंड जो होम बायर्स थे उनसे पैसे तो कलेक्ट कर ली, यानी पैसे तो उनसे ले ली, लेकिन उनको फ्लैट नहीं दे पाई। अब पांचवें पॉइंट में आप देख सकते हैं कि JIL जो है वो नॉट ओनली फेल टू डिलीवर द होम टू द बायर्स, वो सिर्फ होम बायर्स को होम ही नहीं दे पाई, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए जो इसने लोन लिया था IDBI बैंक या जो भी लेंडर्स हो, उनका भी जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं दे पा रही थी। तो जब ऐसा सिचुएशन आया तो IDBI बैंक की वजह से IDBI ने एक्शन लिया और यह केस जो है फाइनली NCLT में पहुंचा। बीच में दोस्तों बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लान है वो 121 पेज का है, इसको कवर करना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देख रहे हैं। तो इसके बाद आप आ सकते हैं पेज नंबर 20 पे, जहाँ पॉइंट नंबर 9 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि ये जो JIL और JAL हैं, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हैं बिना प्रायर परमिशन के सुप्रीम कोर्ट को। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि टोटल सम ऑफ 2000 करोड़ जो है वो एज ए सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट में इनको जमा करना होगा 27 अक्टूबर 2017 से पहले। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि JIL के पास पैसा नहीं था, तो जो इसकी पेरेंट कंपनी है JAL जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी प्रॉब्लम में फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी, उनके और फिर सुप्रीम कोर्ट के बीच में और भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुए और फाइनली JAL ने 750 करोड़ जो है वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया। तो यहाँ पर दोस्तों गेम ऐसा हो रहा है कि JIL जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करना था उनके पास पैसा नहीं था, उनका फाइनेंशियल स्थिति अच्छा नहीं था, तो इसकी जो पेरेंट कंपनी थी JAL उसने लगभग 750 करोड़ रुपया जो है वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। इसके बाद ये हुआ कि JAL के जो लेंडर्स थे, इसका मतलब JAL ने जहां जहां से पैसा उठा के रखा था उन लोगों ने इस मैटर पे लिखना शुरू किया, क्योंकि जयप्रकाश एसोसिएट के जो लेंडर्स थे उनको यह डर था कि कंपनी ऑलरेडी फाइनेंशियल
क्राइसिस में चल रही है और ये जो 750 करोड़ इसने एज ए सिक्योरिटी जमा किया है JIL के बिहाफ में, उससे कहीं जो JIL के जो लेंडर्स हैं उनको दिक्कत ना आ जाए। इस प्रकार दोस्तों ये जो 750 करोड़ है यह भी एक इशू बन गया, और जो इससे पहले हम लोग जो पॉइंट नंबर 2 में छोड़ के आए थे यह वही 750 करोड़ है। इसके बाद काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस हुए JAL और कोर्ट के बीच में, और जो होम बायर्स थे उनके एसोसिएशन और काफ़ी सारे इनमें जितने भी इन्वॉल्व हो गए थे सारे के बीच काफ़ी सारे कॉरेस्पॉन्डेंस हुए, जिसका भी डिटेल इसमें दिया हुआ है। उतना डिटेल हम लोग नहीं देख सकते हैं यहाँ पे, तो उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके बाद जब NCLT के पास जो रेजोल्यूशन प्लान पहुँचा NBCC का, उसको NCLT ने अप्रूव कर दिया, और उसके जो कुछ मेन फीचर्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले भी 2 बार बिड हो चुका था, लेकिन उस बिड में कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। तो थर्ड टाइम जब बिड हुआ तो इसमें NBCC का जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और इस रेजोल्यूशन प्लान में जो है होम बायर्स जो है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि जो होम बायर्स है उनके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो घर होता है वो हर आदमी का एक सपना होता है और वो लाइफ में एक घर के बारे में ही सोचता है, तो उनके साथ कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। तो जो अभी NBCC का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो 20,000 जो फ्लैट है उनको कंप्लीट करना, और जो फ्लैट के जो ओनर हैं जिन्होंने पैसा पहले जमा करके रखा है कंप्लीट करके उनको देना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। इसके बाद हम लोग जो इस प्लान का जो साइलेंट फीचर था उस पे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग साइलेंट फीचर जो था इनका उस पे आ चुके हैं। इसमें जो पहला नंबर है वो है इक्विटी कमिटमेंट, और यहाँ पर जो अमाउंट एडमिटेड है आप देख सकते हैं कि उसमें NA किया हुआ है, तो यानी इसको देखने का कोई ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है दोस्तों इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब जिन्होंने JIL को लोन दे के रखा था। तो यहाँ पर जो डेटा बताया जा रहा है वो जो है लगभग 9,783 करोड़ का है जो उनको देना है। तो NBCC का जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें वो इनको ये अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन देने का जो तरीका है वो अलग है। इसमें पहला जो है वो ये है कि NBCC 1,526 एकड़ जमीन जिसका लैंड जो वैल्यू है वो 5,001 करोड़ होता है, वो जो लेंडर्स है उनको देगी। इसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बच रहा है उसके लिए क्या करेगी, जो यमुना एक्सप्रेसवे था उसका जो एसेट्स था वो भी उनको दे देगी, जिसका जो टोटल वैल्यू होता है वो 4,798 करोड़ होता है। तो इस दोनों को अगर हम सम करें तो इससे जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर है उनका जो कर्ज है वो पूरा हो जाता है। बस एक कंडीशन ये है कि इसके बदला जो है वो NBCC जो है वो 2,000 करोड़ का जो है वो लोन लेगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है जो होम बायर थे, जैसे रियल एस्टेट अलॉटी जो थे, इसमें बोला जा रहा है कि इसका जो टोटल वैल्यू है वो 9,588 करोड़ का है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि NBCC जो है वो फ्लैट को डिलीवर करेगी, जिसके लिए उसे लगभग 3.5 साल का टाइम दिया गया है। अगर जो टाइम दिया जाएगा उसमें अगर वो डिलीवर नहीं करती है तो उससे जो भी रिलेटेड पेनाल्टी है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई क्लेम करने नहीं आता है तो उसका जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है अर्लियर उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा, उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। साइलेंट फीचर का अगर हम आगे का पॉइंट देखें तो ये जो पॉइंट है दोस्तों इसमें काफ़ी पॉइंट है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है और जो रेजोल्यूशन प्लान का जो पहला मुद्दा है वो होम बायर है, तो इसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस नहीं करते हैं, और उनके अमाउंट भी जो हैं वो कम है, और जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है होम बायर ही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखने को ये मिल रहा है कि अभी जो NBCC की जो स्थिति है उसे काफ़ी कर्ज भी देने हैं JIL के बिहाफ में, और उन्हें 3-3.5 साल में 20,000 फ्लैट को कंप्लीट करके जो होम बायर्स हैं उनको भी देना है।
जिनका पैसा उन लोगों ने पहले दे रखा है, तो वहां से प्रॉफिट का चांस तो बहुत कम है। अगर होता भी है तो उस पैसे को जो लेंडर्स हैं और जो कर्ज है उसको चुकाने में एनबीसीसी करेगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी जो इंफ्राटेक का जो प्रोजेक्ट है, अभी इसके पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जो काफ़ी प्रायोरिटी का है, और वो है 20,000 फ्लैट को कंप्लीट करना, और वो भी एनबीसीसी करेगी, जिसमें वो इंफ्राटेक के एसेट को भी यूज करेगी। तो इसके बाद 3 साल के बाद एनबीसीसी इंफ्राटेक लिमिटेड जो है उसके साथ क्या करेगी उस पे डिपेंड करेगा कि जो इंफ्राटेक के जो शेयर होल्डर हैं उनका क्या होगा। तो 3 साल तक इन एब्सेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट इसमें कोई भी बेनिफिट के आसार नहीं लग रहे हैं, और अगर बेनिफिट के आसार नहीं है तो अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा, और अर्निंग पर शेयर अगर नहीं बढ़ता है तो शेयर प्राइस के बढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत है। अब देखना यह है कि एनबीसीसी ये जो प्रोजेक्ट है इसको ख़त्म करने के बाद इंफ्राटेक लिमिटेड के साथ क्या करती है। हो सकता है कि ये इंफ्राटेक लिमिटेड को अपने में मर्ज कर ले एनबीसीसी में, या फिर एज ए सब्सिडरी आगे रन करती रहे। अगर एज ए सब्सिडरी इंफ्राटेक लिमिटेड को आगे रन करती है तो इसे आने वाले समय में प्रोजेक्ट मिलेंगे। जब प्रोजेक्ट मिलेंगे तो इस कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा होगा, इनका बेनिफिट होगा, इनको प्रॉफिट होगा, फिर इनका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, उसके बाद फिर शेयर प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन अगर एनबीसीसी इसको अपने में मिला लेती है तो वो देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये बाद की बात है, लेकिन अभी जो फिलहाल 3 साल का प्लान है वो बस इतना ही है कि जो होम बायर्स है उनको होम देना। 3 साल के बाद इस कंपनी का क्या होगा वो आगे जैसा डिसीजन होगा उसके हिसाब से होगा। इसमें एक पॉइंट छूट गया दोस्तों। एक पॉइंट जो ये है वो यह था कि वो जो 750 करोड़ था, जो कि पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने छोड़ दिया था, यहाँ पर जो हम लोगों ने 750 करोड़ को जो छोड़ दिया था, तो ये वही 750 करोड़ है जो कि जेएएल ने सुप्रीम कोर्ट के पास एज ए सिक्योरिटी जमा किया है। तो अभी जो रेजोल्यूशन प्लान है उसके हिसाब से ये जो 750 करोड़ है ये रेजोल्यूशन प्लान का ही पार्ट है। इसका मतलब है कि ये जो 750 करोड़ है वो एनबीसीसी के पास जाएगा, और एनबीसीसी इसका इस्तेमाल जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने में करेगी। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 750 करोड़ था वो जेआईएल का पार्ट नहीं था। ये जो सिक्योरिटी जमा किया गया था वो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के द्वारा किया गया था, लेकिन इस प्राइस को इस रेजोल्यूशन प्लान का पार्ट बनाया जा रहा है। तो उससे जो ये जो अमाउंट है वो जेपी एसोसिएट लिमिटेड को वापस नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से जेपी एसोसिएट लिमिटेड जो ऑलरेडी क्राइसिस में चल रही है फाइनेंशियल, उसे और दिक्कतें आने वाले समय में हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इससे आपका कोई नॉलेज बढ़ा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। थैंक यू।